हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे पदार्थ से संबंधित। मैटर या पदार्थ या हम द्रव जब कहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम पहले एक बार समराइज़ कर लेते हैं यहाँ फिर से। देखिए, जब हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो पदार्थ कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी जगह को घेरती हो, जब हम पदार्थ कहते हैं या जब हम मैटर कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज़ वॉल्यूम इज़ नोन एज मैटर। अगर हम इस पेन की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेन की बात करें तो पेन में भी यदि हम इसे कोई स्पेस पर रखते हैं तो वो एक उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उतनी स्पेस जो है वो घेरता है। तो यहाँ पर जब हम इस पेन की बात करें तो इस पेन ने उतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। सिमिलरली यदि हम बात कर रहे हैं एक ग्लास ऑफ वाटर की, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर ने इफ़ आई से कि 500 ml जो है वो ग्लास है, तो 500 ml ऑफ ग्लास में से ये 250 ml जो है इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम कितनी कवर की है इसने 250 ml जो है वो वॉल्यूम कवर किया है। सो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पदार्थ की यदि हम परिभाषा की बात करें या पदार्थ को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं या हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो पदार्थ कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसमें कुछ एक मास होता है, भार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं कहूँ कि यदि हम इस पेन की बात कर रहे हैं सपोज़, तो पेन में भी जैसे हमने कहा कि यदि हम इसे एक किसी स्पेस पर रखते हैं तो ये उतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा इसमें एक अपना ही प्रॉपर मास होता है, वेट होता है। सो एज वी हैव सीन हियर, जैसे हमने इसमें ग्लास ऑफ वाटर की बात की, तो एक ग्लास ऑफ वाटर में भी जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट जो है उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। आउट ऑफ 250, जैसे हमने कहा कि 500 ml की ग्लास है, उसमें से 250 ml जो है वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बचा हुआ 250 ml जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, बट द वॉल्यूम विच इट हैज़ ऑक्यूपाइड उतना ml तो हमारे पास मैंशनड है। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ बताई गई है कि पदार्थ या मैटर को यदि हम डिफ़ाइन करते हैं या द्रव को हम डिफाइन करते हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ भार होता है, खुद का अपना मास होता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक स्थान को घेरती है। जब हम सिमिलरली या पर्टिकुलरली स्थान की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्थान को घेरती है जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर या पदार्थ कहलाता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा क्या हुई पदार्थ की कि एनीथिंग, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ चेयर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डस्टर, इफ़ आई टॉक अबाउट पेन, पेंसिल, इरेजर, इफ़ आई टॉक अबाउट अ बैग, इफ़ यू हैव केप्ट बैग एट अ सर्टन प्लेस, इट विल ऑक्यूपाई अ certain space there, it will have a certain approximate mass। तो हर एक वस्तु जिसमें भार होता है, हर एक वस्तु जो एक स्थान को घेरती हो, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सी डेफिनेशन है। बिकॉज ये चीज़ बहुत बेसिक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हमें मैटर से संबंधित या पदार्थ से संबंधित या उनकी अवस्थाओं से संबंधित जो हम बात करेंगे आगे, वो काफ़ी चीज़ें जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो पदार्थ की है उसमें हमें याद रखना है कि कोई भी ऐसी वस्तु हो, फिर आप वो उसे नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, कोई भी इसके अंडर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पर 2 चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है वो है स्पेस, कि कोई भी तरीके की वस्तु लेकिन वो एक स्थान को घेरती है। फिर हम भले ही पानी की भी क्यों ना बात करें, तो पानी की बात करेंगे या जल की बात करेंगे तो वो भी अपना एक अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी स्पेस ऑक्यूपाई होता है। यहाँ पर भी वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम। बट इफ़ आई टॉक अबाउट अ सॉलिड थिंग, तो सॉलिड चीज़ जो है वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, वो स्थान को ऑक्यूपाई करती है। वैसे यदि हम जल की बात करते हैं तो वो वॉल्यूम के रूप में एक स्थान को ऑक्यूपाई करती है। कि आप एक ग्लास का अगर साइज देखते हैं कि 500 ml का है, उसी जगह यदि मैं इस चीज़ को परिवर्तन करके और एक कंटेनर में भर देती हूँ तो ये कंटेनर जो है वो कंटेनर क्या करेगा, ये कंटेनर में कितना जो अमाउंट है वो प्रेजेंट है, इस कंटेनर में यदि ये 250 ml का है तो ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो द मीनिंग हियर टू टेल यू इज दैट भले ही वो
लिक्विड रूप हो, भले ही वो एक गैसेस हो या फिर वो सॉलिड हो, ये जो चीज़ है, जो पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक स्थान को घेरती है और इसमें एक अपना ही भार होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर याद रखनी है। अब यदि हम द्रव की बात करें तो ये जड़त्व एवं अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता भी रखती है। इसे हम अपनी बल द्वारा जो है, अपनी ऊर्जा लगाकर जो है हम इसका आकार जो है वो बदल सकते हैं, इसे दूसरी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, मेरे पास यदि एक बाउल में काफ़ी सारे आइस क्यूब्स हैं, उन आइस क्यूब्स को यदि मैं एक रूम टेम्परेचर पर रख दूं, फ्रोज़न फ्रिज से यदि मैं रूम टेम्परेचर पर रख देती हूं, तो वो धीरे धीरे अपनी स्टेट से चेंज हो जाते हैं। बिकॉज अभी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक सॉलिड फॉर्म में, एक क्यूब के फॉर्म में है, एक आइस क्यूब के फॉर्म में है। यदि हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो ये धीरे धीरे जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ जो है, हम पदार्थ में ऊर्जा या बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो उसकी अवस्था में जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है। किस तरीके से कि अभी उसकी अवस्था ठोस थी और अभी हमने क्या कर दी है, रूम टेम्परेचर पर रखने से वो किस तरीके से परिवर्तित हो गई है, द्रव में हो गई है। सिमिलरली यदि इफ़ यू बॉयल अ वाटर, इफ़ आई टेक अ कंटेनर, यदि हम एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में हमने जो है वाटर फिल कर लिया है और इस वाटर को यदि हम हीट अप करते हैं, एंड आई हैव अ कैप विच इज़ केप्ट ऑन दिस, इस कैप को हमने बाउल के ऊपर रख दिया है और इस पानी को हम बॉईल होने दे रहे हैं। तो जैसे ही ये पानी बॉईल होता है तो आप ये देखेंगे कि पानी बॉईल होने पर यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखाई देंगे कैप के ऊपर। तो कैप के ऊपर काफ़ी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये वेपर्स के फॉर्म में है। अब यदि हम इस वेपर्स को कंडेंस करते हैं तो हमें फिर से प्योर वाटर मिल जाता है। तो ये भी एक चीज़ है कि यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने अवस्थाएं जो है वो बदल दी है। अपना बल लगाकर, अपनी ऊर्जा लगाकर हमने क्या किया है यहाँ कि पानी लिक्विड फॉर्म से उसे वेपर फॉर्म में कर दिया है, फिर वेपर से हम उसे वापस कंडेंस करके और लिक्विड स्टेट में ले आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिस हम कह सकते हैं कि हम जो अवस्था में जो परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सारी अवस्था में परिवर्तन हम यहाँ कर सकते हैं अपनी ऊर्जा और बल लगाकर। तो किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है वो बदली जा सकती है। अब यदि हम भौतिक आधार पर बात करें तो भौतिक आधार पर इसका पदार्थ का वर्गीकरण 3 अलग अलग प्रकार में किया गया है, जिसमें पहला प्रकार जो है वो ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा गैस है। ये 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये भी जो है वो पदार्थ के प्रकारों में आता है। तो यदि अब तक के यदि हम एट प्रेजेंट बात करें, सो एट प्रेजेंट की यदि हम बात करते हैं तो देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, देर आर 5 डिफरेंट यू कैन से स्टेट्स। फर्स्ट इज सॉलिड जिसे हम ठोस कहते हैं, सेकेंड इज लिक्विड जिसे हम द्रव कहते हैं, थर्ड इज गैस जिसे हम गैशियस स्टेट कहते हैं, फोर्थ इज प्लाज्मा और फिफ्थ जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है BEC जिसे हम इन शॉर्ट डिफाइन करते हैं और उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस तरीके से नेमिंग दी गई है। तो मतलब यदि हमें ये पूछा जाए कि अब तक कितने जो है वो पदार्थ की अवस्थाएं ज्ञात हैं, तो वो कम से कम 5 ऐसी अवस्थाएं हैं जो अब तक ज्ञात हैं। तो भौतिक आधार पर यदि वर्गीकरण करने जाए तो उस पर हम 5 डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये हमारे पास 5 अलग अलग जो हैं वो पदार्थ के प्रकार हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में, इस सेशन में जो है वो जानकारी प्राप्त करनी है कि ठोस जब हम अवस्था कहते हैं या ठोस पदार्थ के बारे में जब बात करते हैं तो क्या इसका मतलब होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर आज समझनी है। आगे बढ़ते हैं। ठोस से संबंधित जब हम बात करें तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम ठोस से संबंधित बात कर रहे हैं तो एक ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन बिल्कुल एकदम निश्चित होता है। जैसे
डस्टर की बात कर रहे हो, जैसे किसी भी सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हो, यदि एक बॉक्स की मैं बात करूं, इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करें कि हम एक बॉक्स को प्रेजेंट करते हैं जिसमें काफ़ी सारी बॉल्स जो है वो हमने पुटअप की है, और ये काफ़ी सारी बॉल्स जो हैं वो एक साथ एक बॉक्स में प्रेजेंट है। सो यू कैन सी कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। जब हम बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी बॉल्स हैं वो एक साथ रखी गई है। सिमिलरली एक यदि इतना बड़ा बॉक्स है तो उसमें मॉलिक्यूल्स या अणु की बात करें तो अणु भी इसी तरीके से जो है वो प्लेस्ड रहते हैं। यहाँ पर कोई भी तरीके की गैप जो है वो हमें नहीं दिखाई देती बॉक्स में। तो ठोस अवस्था को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठोस अवस्था को यहाँ पर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो ठोस पदार्थ का वह प्रकार है जिसका आकार और आयतन बिल्कुल एकदम निश्चित होता है, वह ठोस कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो इसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित है। इसे पता है कि एक फॉर एग्जांपल यदि हम एक पेन की बात कर रहे हैं या यदि हम एक डस्टर को लेकर बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि डस्टर का जो एक फॉर्म होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। वो उनमें सारी चीज़ें जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। यदि हम एक बॉक्स में रखें 100 बॉल्स या 50 बॉल्स की बात करें, वो सब एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉक्स के अंदर प्लेस्ड, इसमें किसी में भी जो है वो स्पेस नहीं दिया गया, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इनमें कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन यदि हम फोर्स की बात करें कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है दोनों के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर आंतराणविक जो बल होता है इन अणुओं के बीच में, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। लेकिन यदि हम डिस्टेंस की बात करें, आंतराणविक दूरी की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली और एकदम क्लोजली पैक्ड हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अणु जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। तो ऐसे जो चीज़ें होती है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनका आकार बिल्कुल निश्चित होता है, जिनका आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। उन्हें हम कुछ निम्नलिखित गुणों से जो है वो पहचान सकते हैं, या उनके कुछ गुण हैं जो प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे पहले फर्स्ट अगर हम बात करें पहले गुण की, तो ये रिजिड होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं एकदम, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस के अणुओं के मध्य में यदि हम सॉलिड की बात करें तो इनकी आंतराणविक दूरी कम होती है और आंतराणविक बल अधिक होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन फ्रेमिंग को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आंतराणविक दूरी और आंतराणविक बल, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी होगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ऑन दी सेम पेज। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा कि ठोस मतलब किस पदार्थ या फिर किस पदार्थ की अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होता है। आपका ये जो क्वेश्चन है ये बन जाता है। इसी चीज़ को हम एक बार लिख लेंगे ताकि ये चीज़ें हमें याद रहें। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि पदार्थ की किस अवस्था में आकार और आयतन
निश्चित होता है। जब इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाए कि पदार्थ की किस अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। सबसे पहला है गैस, सेकेंड आपको दे दिया जाएगा प्लाज्मा, थर्ड आपको दे दिया गया है यहाँ पे ठोस, और फोर्थ है द्रव यानी लिक्विड। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए हैं, और फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताया है गैस, सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्लाज्मा, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है गैस, और फोर्थ ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन में दे दिया है ठोस, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है द्रव। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके आकार और आयतन पर किस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ की किस अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होता है। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि ठोस एक ऐसा पदार्थ है जहां पर आयतन और आकार निश्चित होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ठोस आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ से पुटअप होगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो है कथन से संबंधित। जैसे आप पहला जो है वो कथन देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और स्पेस पर दिया गया है, फोर्स पर दिया गया है, जो आपको अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल के बारे में बताता है कि जब हम ठोस अणुओं से संबंधित बात करते हैं तो जो ठोस होते हैं या सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर दूरी होती है या अंतराण्विक दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम विच इज ड्रॉन हियर। ये चीज़ से हमें बहुत आसानी समझ में आता है कि आप देखिए कि एक बॉक्स के अंदर मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, बट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है अंतराण्विक बल, और यदि हम अंतराण्विक दूरी की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी, बिकॉज ये एग्जैक्टली द वर्डिंग्स विच यू आर सीइंग हियर, जिस तरीके से ये लिखा गया है बस ऐसे ही आपको जो है वो कथन के रूप में एक क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और आपका ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन बनता है। इस पर भी हम देखेंगे अभी कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बारे में पहले आगे पढ़ते हैं। जब हम ठोस से संबंधित बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ठोस को बनाने वाले जितने भी घटक है, जितने भी यहाँ पर ठोस को बनाने वाले घटक होते हैं, अणु है, परमाणु या आयन, जिनके बारे में भी हम बात करें, उनकी जो स्थिति होती है वो निश्चित होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके के जो है वो चेंजेस नहीं देखे जाते। तो ठोस को बनाने वाले जितने भी घटक है वो बिल्कुल ही स्थित होते हैं, और ये अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर केवल ऑक्सीलेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इफ आई से ये एक स्थिति है और ये एक स्थिति है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का जो है वो चेंजेस नहीं देखे जाते। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है वो चेंजेस नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है वो केवल कंपन देखा जाता है, ऑसिलेशन देखा जाता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। सो दिस इज जस्ट ऑब्जर्व। जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं या ठोस पदार्थ की बात करते हैं, तो उनमें जितने भी घटक भी मौजूद जो होते हैं, जैसे हमने कहा कि ठोस जो है उसका आयतन और आकार निश्चित होता है, तो जब हम आयतन और आकार की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब हम आकार और आयतन की बात करेंगे तो उनमें मौजूद अणु जो होंगे वो भी बहुत ही स्थित होंगे, वो बहुत ही उनका आकार जो है वो सब जो भी चीज़ें होती हैं वो निश्चित होंगी। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना होगा कि आप देख सकते हैं कि इफ आई से कि एक बॉक्स के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं, इस तरीके से प्रेजेंट हैं। अब इस बॉल का आकार इतना निश्चित है, अगर ये यहाँ पर ऑक्सीलेशन करना चाहे तो ये सिर्फ उसी जगह पर ऑसिलेट कर सकता है, ये कहीं और मूव आउट नहीं हो सकता। तो मतलब इसमें जो अणु प्रेजेंट है वो भी कैसे हैं, वो स्थित है, वो निश्चित है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। सेकेंड कि ये हम इसे चेंज कर या इस पर प्रेशराइज करके या इसे दबाकर इसे दूसरे शेप में चेंज नहीं कर सकते। जैसे यदि हम बात करें किसी भी इलास्टिक नेचर जिसका होता है, यदि हम रबर की बात करें, इलास्टिसिटी होने से हम उसे डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, बट सॉलिड जो है, ये जो ठोस पदार्थ है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता बिल्कुल भी, ये बहुत ही हार्ड होता है। यहाँ पे ये कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वी कैनॉट सी फ्लेक्सिबिलिटी एनीवेयर, वी कैनॉट टर्न
and twist the things. If they are present in solid state, I cannot turn and twist it. I cannot turn this, yeah, I can break this pen, but अगर हम इसके twist and turn की बात करें, अगेन उस शेप में लाने की बात करें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती. तो वही एक गुण यहाँ पर बताया गया है कि ठोस चीज़ की यदि हम बात करें तो उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाला जा सकता, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता. सेकेंड यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि ठोसों का घनत्व द्रवों व गैसों की तुलना में बहुत अधिक होता है. यदि हम घनत्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन टू हियर एवरीथिंग विल बी कंपेयर्ड विद द लिक्विड एंड गैस. सो यहाँ पे हर जगह पर ये पॉइंट हमें याद रखना होगा कि हम जो चीज़ या जो प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं उसमें हम हमेशा यहाँ पे अगर अभी घनत्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लिक्विड और गैस में कंपैरिजन बताएंगे. सो जब भी हम ठोस की बात करें तो ठोसों का जो घनत्व होता है वो द्रव और गैस की तुलना में बहुत ही अधिक होता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आई एम अगेन एंड अगेन हाईलाइटिंग द पॉइंट्स बिफोर यू. जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम अप होगा तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि कहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम अप होते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमने अभी तक बात की है, दो चीज़ों की बात कर ली है, अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल की. दो आपके स्टेटमेंट वहाँ से बनते हैं. थर्ड स्टेटमेंट माइट बी, जैसे आपको ये दे दिया जाए कि ठोसों का घनत्व या ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वो द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है. ये आपका थर्ड जो है पॉइंट बन सकता है. अधिकांश जो ठोस होते हैं जब गर्म किए जाते हैं तो ये द्रव में बदल जाते हैं. इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन क्रिया कहते हैं. जैसे कि यदि हम बात करें, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि यदि हम सॉलिड आइस क्यूब की बात कर रहे हैं, इफ़ यू कीप इट एट रूम टेम्परेचर, what you see that it gets converted into liquid. यानी हमने क्या किया है, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया है. हमने उसे एक फ्रोज़न जो टेम्परेचर एक दिया जाता था लो टेम्परेचर, उसे एक हाई टेम्परेचर पर हम ले आए हैं. और जब ये चीज़ होती है तो हम ये देखते हैं कि वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर लेता है, अपनी अवस्था जो है वो चेंज कर लेता है और वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है. तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं. ये चीज़ हमें याद रखनी होगी. वह बिंदु या ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू या क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात यदि हम करें तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वह बिंदु या फिर ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, किसी भी प्रकार का ठोस हो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा. ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये चीज़ को हम कहेंगे गलनांक. अब देखिए कि जो चीज़ अभी हमने कवर आउट की है, द थ्योरी विच वी हैव कवर्ड टिल नाउ, उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर हमें याद रखना है फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, यहाँ पर मैं आपको वो बताती हूँ. क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस प्रकार होगी कि आपको ये दे दिया है कि ठोस से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं. ठोस से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें पहला जो है उसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है. यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा. तो फर्स्ट जो है वो ये दे दिया है कि ठोस में अंतराण्विक बल कम होता है
दूसरा आपको ये दे दिया है कि ठोस में आंतराणविक बल कम होता है, ठोस में आंतराणविक दूरी अधिक होती है, इस टाइप का स्टेटमेंट दे दिया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर जो आपको दिया जाता है उसमें आपको ये देते हैं कि ठोस का घनत्व अधिक होता है, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको ये दे देते हैं कि ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठोस को या आपको ये तीन स्टेटमेंट, जैसे अगर यदि हम बात करें अभी हाल फिलहाल, तो ये तीन स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं। फर्स्ट जिसमें आपको ये बताया गया है कि ठोस में आंतराणविक बल कम होता है। सेकंड स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है कि ठोस में आंतराणविक दूरी अधिक होती है। और थर्ड स्टेटमेंट जो आपको दिया है उसमें आपको ये बताया कि ठोस का घनत्व जो है वो बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बताई गई है उसमें आपका फर्स्ट क्या चीज़ आ जाती है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत लिखा है, तो आपको ये बताना है कौन सा सही है। आप देखो थर्ड स्टेटमेंट की ओर कि ठोस का घनत्व अधिक होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंतराणविक दूरी के लिए और आंतराणविक बल के लिए हमें क्या याद रखना है कि जब हम बल की बात करते हैं तो वो अधिक होता है, यदि हम दूरी की बात करते हैं तो वो कम होता है। जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में बताए गए हैं उनमें दोनों ही चीज़ें अपोजिट वे में लिखी गई है, इसीलिए आपके वो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कथन सही है, उस पर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल सही कथन है। तो इस टाइप का दिस question is just an example to let you know the type of questions which may be framed from this topic. So it's very important to remember, because along with the theory, if you remember the things, it will be easier for you to recall, to remember the things very easily, to memorize the things very easily. क्योंकि देखिए काफ़ी सारे चैप्टर्स जब क्लप आउट होते हैं एंड व्हेन यू सिट फॉर स्टडी, यू जस्ट गेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन, दे जस्ट गेट कंफ्यूज, दे डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, व्हाट क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक, बिकॉज ईच एवरी टॉपिक हैज़ सर्टन सब टॉपिक्स इन इट, सो एवरी सब टॉपिक इज कैरिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर. सो इट्स बेटर दैट along with the theory, if you mark the questions there, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड बहुत ज़्यादा आपको मैं कह सकती हूँ कि आपको लास्टली व्हेन एवर यू रिकॉल और व्हेन एवर यू आर सिटिंग टू स्टडी दिस चैप्टर, तो आपको साथ ही साथ वो सारी चीज़ें याद रहेगी यदि आप उसके साथ साथ मार्किंग करके चलते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो याद रखिएगा. आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें. तो अब तक हमने देखा कि ठोस की बात या हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसके क्या क्या गुण हैं, क्या चीज़ों के बारे में हमने जो है वो जानकारी, जैसे हम आंतराणविक दूरी, आंतराणिक बल की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती हैं. आगे बात करते हैं कि यदि हम ठोस को दो अलग अलग प्रकारों में विभाजित करें तो उसके दो प्रकार बनते हैं. पहला है क्रिस्टलीन ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीन ठोस. क्रिस्टलीन ठोस की यदि हम बात करें तो ये वे ठोस हैं जिनके संगठन या अणु, आयन या परमाणु यदि हम कहें तो त्रिविमीय जो स्थान होता है उनमें ये निश्चित होता है. इनका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि दो प्रकार बनते हैं. पहला तो क्रिस्टलीन और दूसरा है अक्रिस्टलीन. जब हमने इन दोनों ही प्रकार के बारे में बता दिया है तो तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर ये बतानी है कि इनका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है वो सेट होता है, वो व्यवस्थित रहता है और क्रिस्टलीन ठोस कहलाते हैं ये. और जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो तांबा है, चांदी है, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिस्टलीन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं.
अगेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपको मोस्टली जो है वो निम्नलिखित दिए गए उदाहरण में से कौन सा क्रिस्टलीन ठोस का उदाहरण है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है। सो यहाँ पर हमें वो चीज़ याद रखनी होगी। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग दैट उदाहरण याद रखना इज़ नॉट अ हार्ड टास्क, यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजीली, जस्ट कीपिंग इन माइंड द टाइप्स, दो प्रकारों को ध्यान में रखते हुए फिर उदाहरण को याद करिएगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि क्रिस्टलीन ठोस या अक्रिस्टलीन ठोस, तो दोनों के ही उदाहरण हमें प्रॉपर्ली याद होने चाहिए। तो क्रिस्टलीन ठोस ऐसे ठोस पदार्थ है जिनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सेट रहता है, उसे हम क्रिस्टलीन सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अक्रिस्टलीन ठोस पदार्थ की, जिसमें जब हम अक्रिस्टलीन की बात करते हैं तो अक्रिस्टलीन या एमॉर्फस सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो ये वे पदार्थ हैं जिनमें संघटन यानी अणु परमाणु की यदि हम बात करें तो वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से सेट नहीं रहते हैं, उन्हें हम अक्रिस्टलीन कहते हैं। यानी इनका जो भी पैटर्न हो या ज्योमेट्रिकल शेप हो या हम कह सकते हैं कि जो भी शेप है आयन का या परमाणु का अणु का, वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से यहाँ पे निश्चित नहीं होता। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं या ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीन ठोस जो है उनके कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इसके उदाहरण की बात यदि हम करें तो यहाँ पर उदाहरण में कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, देयर आर वेरियस टाइप्स। तो उदाहरण में भी यहाँ पे काफ़ी सारे उदाहरण हैं, कांच, रबर, प्लास्टिक, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग दैट जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ सॉलिड हियर, क्रिस्टलीन एंड क्रिस्टलीन, दैट इज क्रिस्टलीन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, दोनों में ही हमें एग्जाम्पल्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें जो पूछी गई है तो इस पर मोस्टली आपके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, वो है लिक्विड पदार्थ की यदि हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट जो है वो लिक्विड है। तो लिक्विड में भी पदार्थ का वह प्रकार है जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन इसका आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता। आप इसे जिस आकार में देना चाहेंगे आप उस आकार में से सेट कर सकते हैं। देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्लास, ग्लास में अभी हमने 250 ml वाटर जो है वो फिल किया है, लेकिन यदि इसी 250 ml ग्लास के वाटर को मैं यदि एक बाउल में फिल आउट कर लूँगी तो ये बाउल का शेप ले लेगा। तो मतलब इसका आकार जो है वो बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं होता है। तो ऐसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता और आयतन तो निश्चित होता है लेकिन यहाँ पर आकार की यदि हम बात करें तो वो निश्चित नहीं होता, वो द्रव कहलाता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन। सॉलिड के कंपैरिजन में जब हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि इसका आकार जो है वो निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आयतन तो निश्चित है, वॉल्यूम यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये उतनी ही रहेगी। यहाँ 250 है, यहाँ पर भी यहाँ पे ग्लास की बात करें तो ग्लास में भी वॉल्यूम जो है वो 250 है। अगर हम एक बाउल की बात करते हैं वो भी 250 है, लेकिन जो इसका शेप है वो शेप इसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आकार जो है वो हम कह सकते हैं कि निश्चित नहीं होता। इसके अगर गुणों की हम बात करें तो गुणों में द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है और द्रवों में जिस बर्तन में से आप रखोगे ये वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि हम एक बाउल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक ग्लास की बात कर रहे हैं, एक ग्लास में हमने 250 ml वाटर जो है वो फिल आउट किया है and this 250 ml has occupied a shape of glass. Here this 250 ml same water has occupied a bowl shape. तो यहाँ पर देखिए आप कि जिस बर्तन में रखा जाए उस द्रव को वह वैसा ही आकार जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो ये चीज़ यहाँ से हमें समझनी है।
अब इसके बाकी गुणों की यदि हम बात करें तो इनमें मौजूद जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है या अंतराण्विक दूरी की बात करें या अंतराण्विक बल की यदि हम बात करें तो आप देखिए कि एक बॉक्स में जैसे हमने सॉलिड का प्रेजेंटेशन किया था, काफी सारे बॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, that too very closely without any intermolecular distance. Similarly यदि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में भी प्रेजेंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लेकिन कैसी है, सॉलिड के कंपैरिजन में जो अंतराण्विक दूरी है वो अधिक है, किसमें, द्रव में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पर कि अंतराण्विक दूरी जो है वो द्रवों के कंपैरिजन में यहाँ पर अधिक देखी गई है। और अगर हम अंतराण्विक बल की यदि बात करें तो अंतराण्विक बल जो है वो ठोस से कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली और कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, तो जब ये क्लोजली और बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, अंतराण्विक बल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें तो अंतराण्विक दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की जो अंतराण्विक दूरी होगी उसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो अंतराण्विक जो दूरी है वो ठोसों से अधिक होती है और गैस की अपेक्षा ये कम होती है यदि हम द्रव की बात करें। अब यदि हम द्रवों में अणु के माध्यम से बात करें तो अंतराण्विक बल है वो ठोस से कम है, और जबकि यदि हम बात करें गैसेस की तो गैसेस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अधिक होता है। डेंसिटी की यदि हम बात करें, घनत्व की बात करें तो वो ठोसों में बहुत ज़्यादा अधिक था, गैसेस के अपेक्षा द्रवों का घनत्व जो है वो अधिक होता है और गैसेस का कम होता है। द्रवों में अणु के माध्यम कुछ स्थान जो वो रिक्त रह जाते हैं वो अन्य द्रवों को दबाकर और शेप में अलग अलग बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो है वो दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। घनत्व से संबंधित यदि हम बात करें तो ठोस का घनत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता है और द्रवों का जो है वो गैसेस की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन ठोस से कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ गुण हैं जो हमें द्रवों से संबंधित याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, वो है गैसियस स्टेट। हमारा अगला जो पदार्थ की अवस्था है वो है गैसेस। यह वह प्रकार है जिसका न तो आकार होता है और न ही आयतन होता है। यहाँ पर न तो इसका निश्चित आकार दिया जाता है, न ही इसका निश्चित आयतन होता है। तो ऐसा जो प्रकार है पदार्थ का उसे हम गैस कहते हैं, गैसियस स्टेट है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो है ठोस, द्रव और गैस, ये ताप बढ़ाने या घटाने में आपस में परिवर्तनशील होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रेम अप होता है। यहाँ आपको कथन से संबंधित जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब आपको ये जो है वो स्टेटमेंट कई बार जो है आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ट्विस्ट एंड टर्न करके, भले ही वो कथन से संबंधित हो या डायरेक्ट बेसिस क्वेश्चन हो, वहाँ पर आपको इस लाइन में से काफ़ी जो है वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन फ्रेम अप होकर और प्रेजेंट किए जाते हैं। अब उनके गुणों के बारे में बात करते हैं कि गैसेस के गुण में यदि हम बात करें तो आकार और आयतन बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता। First statement which you need to remember. Again, question is framed from this part. नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर कि अगर आकार और आयतन निश्चित नहीं है तो आप अगर यदि इसे किसी भी बर्तन में गैसेस को यदि रख दिया जाएगा तो ये उसी बर्तन का आकार और आयतन जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो any shape any type which you have given to this gaseous state, ये उसी चीज़ को ऑक्यूपाई कर लेगा जैसे हमने लिक्विड के लिए देखा था। आगे नेक्स्ट गुण की बात करें तो यहाँ पर इनमें जो अंतराण्विक दूरी होती है वो ठोस व द्रव की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। when you compare three different देखिए मैं आपको एक डायग्राम से बता दूं कि बहुत सिंपल सी चीज़ है ये कि अगर आप ये ठोस पदार्थ देखते हो तो ठोस में जितने भी अणु होते हैं उनमें अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा है पर दूरी बहुत कम है। ये एक ठोस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि अणु में अंतराण्विक बल कम, दूरी ज़्यादा है ठोस की अपेक्षा, ये द्रव में दिखाई देता है। यदि हम गैसेस की बात करें तो इनमें
बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ये एक गैसियस स्टेट को प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं कि गैसेस की यदि हम बात करें तो इनमें अणु के मध्य जो आंतराणविक दूरी होती है वो ठोस और द्रव के अपेक्षा सर्वाधिक होती है। गैसेस के अणुओं के मध्य में जो आंतराणविक बल है वो ठोस व द्रव की अपेक्षा सबसे कम होता है। यहाँ पे बल की यदि हम बात करें तो सबसे कम होता है, और यदि हम आंतराणविक दूरी की बात कर रहे हैं तो वो सबसे अधिक होता है। गैसेस के अणुओं के मध्य अधिक स्थान होने के कारण इन्हें अधिक दबाया भी जा सकता है, इन्हें चेंज भी किया जा सकता है। गैसेस का जो घनत्व होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे कम होता है। फिर से घनत्व पर पॉइंट बनता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग पॉइंट्स हैं ये सारे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है थोड़ी देर पहले कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ से फ्रेम अप हो सकता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, वो ध्यान में रखते हुए जो है वो ये सारे कथन आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और घनत्व से संबंधित यदि बात हो तो गैसेस के घनत्व की यदि बात हो तो वो सबसे कम होता है, यदि हम ठोस और द्रव की अपेक्षा कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है। आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ एक इमेज विच इज प्रेजेंटेड बिफोर यू विच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे हम ठोस की बात करें तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, लिक्विड, गैसियस एंड प्लाज्मा, जो हम चीज़ अभी पढ़ेंगे। इसे हम यहाँ कह सकते हैं कि इन अवस्थाओं को जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे स्टेजेस होती हैं जिसमें हम सॉलिड टू लिक्विड जो है वो चेंज करते हैं, लिक्विड टू गैसियस में चेंज करते हैं। तो ये कुछ इंटरचेंजिंग जो है वो स्टेजेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। So this image ultimately gives you an idea of different states of matter। पदार्थ की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसके बारे में ये जानकारी देती है। आगे बात करते हैं चौथी अवस्था की, कि हम जब बात कर रहे हैं पदार्थ की, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी इस अवस्था में जो कण हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है विच यू कैनॉट जज, विच यू कैनॉट फील एक्चुअली। जो मोस्टली 3 यूज़ में ली जाती है वो हमारे पहली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिनमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, जिसमें फोटॉन्स जैसे हम बात करते हैं हाईली एनर्जेटिक, और ये कण जो है वो आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। यदि हम फ्लोरेसेंट ट्यूब की या नियॉन बल्ब की यदि बात करें तो उसमें प्लाज्मा होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रॉम, यदि हम क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम अप होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। नियॉन बल्ब के अंदर जो है वो नियॉन गैस, और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या काफ़ी अलग टाइप की गैसेस भी जो है वो मौजूद होती हैं। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर ये गैस जो है वो आयनीकृत यानी अवशेषित होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं जो हमें प्लाज्मा यानी 4th स्टेट ऑफ मैटर से संबंधित याद रखनी है। आवेशित होने पर जब ये ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीली प्लाज्मा जो है वो धीरे धीरे तैयार होती है, और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में से एक विशेष रंग की जो है वो चमक दिखाई देती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम स्काई में जब हम सन या मून में स्टार्स की बात करें तो वो जिस तरीके से जो शाइन करते हैं उसी तरीके से जो है वो प्लाज्मा भी उसी तरीके से चमक जो है वो दिखाता है। अब बात करते हैं हमारे 5th स्टेट ऑफ मैटर की, जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी यदि हम बात करें तो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ये एक भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इस पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसके बारे में हमें बताया था, और इसके ऊपर ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई अवस्था की जो है वो भविष्यवाणी की थी, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसके बारे में हमें ये एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम सामान्य वायु के घनत्व की बात करेंगे तो उसमें 1,00,000वें भाग जितना जो कम घनत्व वाली गैस होती है उसको बहुत ही कम तापमान पर जब ठंडा करते हैं तब हमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो तैयार मिलता है। और ये जो चीज़ हमें तैयार होकर प्राप्त होती है यही हमारी जो है वो 5th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। जो हमारी 5वीं अवस्था है पदार्थ की वो है BEC
BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो आई होप कि अब तक हमने जो चीज़ों को कवर आउट किया है या पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसी से संबंधित किस टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उस पर एक बार हम ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न जो है उसमें आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो यदि हम अणुओं के बीच आकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि ठोस पदार्थ जो है उनमें आंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका ठोस आ जाएगा कि यदि हमने जैसे लास्ट डायग्राम देखा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि यदि हम सॉलिड की, लिक्विड या गैसेस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, द्रव में नहीं होते, गैसेस में भी नहीं होते, प्लाज्मा में भी नहीं होते, ये ठोस में होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम आकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो अधिकतम आकर्षण बल की यदि हम बात करें तो वो ठोस में देखा जाता है। आगे बात करते हैं कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो वो टोटल 5 तय की गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अलग अलग अवस्थाएं हैं पदार्थ की जो अब तक के ज्ञात हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं ये आपके थ्योरी में आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया, दिस विल हेल्प यू आउट व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू स्टडी दिस चैप्टर, these questions will help you, will give you an idea that what type of questions are framed up and the theory which you are reading out, वहाँ पे आपको कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो किस चीज़ का हम अनुमान नहीं लगा सकते? यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। इसका हम बिल्कुल भी यहाँ पर अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि देखिए पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था तो देखी जा सकती है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा यहाँ पर ये आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो यहाँ पर जब चौथी अवस्था पूछी जाए तो हम ठोस, गैस, लिक्विड, द्रव और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी जो नंबरिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर हमारा जो पदार्थ की पहली अवस्था है वो ठोस है, सेकंड जो है वो द्रव है, थर्ड अवस्था जो है वो गैस है, जो हमारी चौथी अवस्था है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो हमारी फिफ्थ अवस्था होती है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC द्वारा प्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो है वो फोर्थ है, आंसर आपका C, इट कम्स आउट टू बी C। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पदार्थ या स्टेट ऑफ मैटर की यदि हम बात करें तो आज के सेशन में हमने इस टॉपिक से संबंधित जो है काफ़ी चीज़ें हमने देखी है। इसी से संबंधित हमने ये देखा कि किस टाइप के जो हैं वो प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू ऑल। we'll be talking about another topic in our next session. Thank you.